हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 10 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020 से रिलेटेड है। इस बार ये प्राइज़ यूएसए की एक पोएट हैं लुई ग्लूक, यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। इनके डिस्टिंक्टिव पोएटिक वॉइस के लिए और जो सिंप्लिसिटी है इनके कविताओं में, जिसमें हर एक इंडिविजुअल अपने आप को इस पूरे संसार के लिए अपने आप को महत्वपूर्ण पाता है, अपने आप की इम्पोर्टेंस देख सकता है, उसका एग्जिस्टेंस सार्थक हो जाता है इनकी कविताओं से। तो इस तरीके की कविताएं ये लिखती हैं। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये 6 नोबेल प्राइज़ में से एक है। जो बाकी के 5 हैं उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, पीस और इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ में एक तो गोल्ड मेडल मिलता ही है, साथ ही साथ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, वहाँ की करेंसी है। बात करते हैं ग्लूक की, तो ये 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी और मैसाचुसेट्स में इनका मोस्ट ऑफ द लाइफ चला। ये अभी येल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। येल यूनिवर्सिटी वही है जहाँ से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी पढ़ाई की थी। इनकी पोइट्री बेसिकली इंसानों के दर्द के तरफ या एक्चुअल रियलिटी की तरफ फोकस करती है। अलग अलग थीम्स में लिखती हैं, जैसे कि डेथ इनके लिए एक थीम है, चाइल्डहुड या फैमिली लाइफ, ये सब इनके लिए थीम है। 2010 के बाद की बात करें तो ग्लूक ऐसी चौथी महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग 1901 से बात करें तो कुल मिला जुला के ऐसी ये 16वीं महिला बन जाती हैं जो कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। पिछले अमेरिकन जिनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया था वो थे द फेमस सिंगर बॉब डायलन, और ग्लूक ने इसके पहले भी बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, जैसे कि 1993 में पुलिट्जर प्राइज़ इन्होंने जीता था और इनका एक कलेक्शन था द वाइल्ड आयरिस। इसके लिए इनको 2014 में नेशनल बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला आर्टिकल हमारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से रिलेटेड है, ग्रैप। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में दिल्ली और नेबरिंग स्टेट्स को ये डायरेक्शन दिया है कि भाई जो आप लोग पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, और जहाँ पर जिन जगहों पर उनके कंडीशंस वेरी पुअर हैं या फिर सिवियर हैं, ऐसे कैटेगरी एयर क्वालिटी को आप लोग छानबीन करके निकाल लो। ग्रैप की बात करें तो ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक अप्रूवल आया था। इसमें एक प्लान प्रिपेयर करने की बात की गई थी। इस प्लान को प्रिपेयर किया गया था EPCA, मतलब कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा। ये एक इमरजेंसी मेजर में अपनाया जाने वाला प्लान है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इस एक्शन प्लान को वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा आप एक्शन ले सकते हो। इंडस्ट्रियल कंबशन या फिर उनके एमिशन को कम करने के लिए, वेहिकुलर एमिशन को कम करने के लिए, ऐसा हमेशा नहीं। लेकिन जब एयर की क्वालिटी पुअर से वेरी पुअर तक शिफ्ट होती है, उन केसेस में कुछ एक मेजर्स लिस्ट किए गए हैं जिनको इख्तियार करना होता है, अपनाना होता है इस ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतर्गत। प्लान का ओवरव्यू समझें तो ये कुछ ऐसे एक्शंस का मांग करता है जिसमें 13 अलग अलग एजेंसीज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में है, जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और वो फिर एक्शन लेती हैं। जायज़ सी बात है, चूंकि ये प्लान EPCA के द्वारा बनाया गया था तो जो हेड ऑफ द टेबल हैं वो EPCA ही है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ही मैंडेटेड किया था कि EPCA ही सब कुछ देखेंगे। कोई भी एक्शन, अगर आप कोई भी मेजर इम्पोज करने जा रहे हो तो उससे पहले EPCA हर एक NCR स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक मीटिंग करता है। उसमें बताता है कि भाई क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें बताओ, आप बताओ, आप बताओ, राजस्थान वाले बताओ या फिर दिल्ली वाले बताओ, यूपी वाले बताओ, और उसके हिसाब से एप्लीकेबल स्टेप्स जो भी उठाने होते हैं वो लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस पिक्चर से समझते हैं, मानो कि जो क्लाइमेटिक या फिर एयर कंडीशन है वो मॉडरेट से पुअर तक पहुंच गई। मॉडरेट से पुअर, अगर मॉडरेट कंडीशन है तो क्या मतलब है कि जो PM2.5 का लेवल है या फिर PM 10 का लेवल है, इन दोनों के लेवल में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे कि ये बोला गया कि भाई जो PM2.5 और PM10 है, अगर वो 61 से
90 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब हवा के 1 मीटर क्यूब वाले हिस्से में अगर 61.9 माइक्रोग्राम प्रेजेंट हैं तो ये कंडीशन मॉडरेट है। इस कंडीशन में हम लोग लैंडफिल्स और जो वहाँ पर गार्बेज जलाते हैं वो अगर सब बंद हो जाएगा, ब्रिक किल्न्स को रेगुलेट करने लगेंगे। अगर ये कंडीशन पुअर से वेरी पुअर चली गई तो इसका मतलब है कि हम लोग डीजल जनरेटर वगैरह बंद कर देंगे। बोलेंगे कि भाई जो पार्किंग फीस है ना उसको 3 से 4 गुना बढ़ा दो, जिससे कि लोग अपने साधन से ना आए, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का इस्तेमाल करें। यहाँ पर कोल और फायरवुड को जलाना होटल्स वगैरह में बंद कर दिया जाता है अगर कंडीशन सीवियर हो जाती है। सीवियर का मतलब है कि ब्रिक किल्न्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, ईंट के भट्टे बंद कर दिए जाएंगे, स्टोन क्रशर्स वगैरह होते हैं इनको भी बंद कर दिया जाएगा। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी जाएगी और जो भी ऑफ पीक ट्रैवल है उसको इनकरेज किया जाएगा कि भाई आप ऑफिस आवर्स में थोड़ा कम ट्रैवल करिए, मतलब इस तरीके से कुछ भी। जो भी रास्ते हैं उन पे पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि डस्ट पार्टिकल्स को हम लोग सेटल डाउन करें, यहाँ पर थोड़ा पोल्यूशन कम हो। अगर यही कंडीशन सीवियर से सीवियर प्लस पहुंच जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग डीजल ट्रक का एंट्री दिल्ली रीजन में बंद कर देते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद कर देते हैं। ऑड और इवन रेशन सिस्टम, जो आपको पता है ऑड और इवन कार के नंबर्स चलने लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम फिर इंप्लीमेंट कर देते हैं सीवियर प्लस कंडीशन या फिर इमरजेंसी कंडीशन में। अगला आर्टिकल हमारा खारदुंगला पास से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स ने 88th एनिवर्सरी इंडियन एयरफोर्स का सेलिब्रेट किया 8 अक्टूबर को, और इसी के कमेमोरेशन के लिए एक इवेंट कंडक्ट किया गया जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि हम लोग खारदुंगला पास के ऊपर सबसे ऊंचाई से स्काई डाइव करेंगे। यहाँ पर जो खारदुंगला पास के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये नुब्रा और श्योक वैली है। यहाँ पर नुब्रा और श्योक वैली का गेटवे है। ये जो खारदुंगला है ना वो ये रहा, ये एक प्रकार का पास है जिससे हम लोग इन जगहों पर भी जा सकते हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर में आता है। ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है पूरे विश्व का, मतलब कि इससे ऊंचाई पर कोई भी गाड़ी वाला या फिर जहाँ पर मोटरेबल पास बन सके, पास रोड नहीं पास, मतलब दो माउंटेन के बीच का जो पास होता है वो सबसे हाईएस्ट है। ये कितना हाई हो सकता है? लगभग 5.5 किलोमीटर नॉर्मल सी सरफेस लेवल्स के ऊंचाई पर है ये। जो टूरिस्ट होते हैं उनको इनर लाइन परमिट अपने साथ कैरी करना पड़ता है अगर उनको खारदुंगला पास से गुजरना है तो। जो भी खारदुंगला पास के रोड्स हैं उनको बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ब्रो करती है। अब ये हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस इसका ये आता है कि यहीं से मेजर कारवा रूट जाता था काशगार रीजन तक। काशगार ऊपर सेंट्रल एशिया में आता है। लेह से काशगार तक जब भी लोग जाते थे कारवा में इकट्ठे होकर जत्थे बना के, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन बनता था खारदुंगला पास। ये अक्साई चीन के वेस्टर्न साइड में है, मतलब कि अक्साई चीन इधर है और इसके इधर साइड में खारदुंगला पास है। यही नुब्रा और श्योक वैली के यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा इंडिया का सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन से रिलेटेड है। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया CREA, इन दोनों लोगों ने मिल के एक रिसर्च कंडक्ट किया था। उसका एनुअल रिपोर्ट इस नाम से टाइटल है कि रैंकिंग द वर्ल्ड्स सल्फर डाइऑक्साइड हॉटस्पॉट 2019 और 20। इसके अंदर इन्होंने विश्व के जो भी पार्टिसिपेटरी नेशन होंगे उनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का कितना एमिशन होता है उसके बारे में इन्होंने जांच पड़ताल की है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं तो एक प्रकार का एक कलरलेस गैस है, लेकिन साथ ही साथ जो इसकी महक है वो बहुत तीखी है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। और कैसी महक आती है पता है? जब हम लोग मैचस्टिक को जलाते हैं तुरंत, तो तुरंत एक धुआं निकलता है, उसकी जो महक होती है ना वो समझो सल्फर डाइऑक्साइड की ही महक के बराबर है। और इसके अलावा और भी जो पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, कार एमिशन होते हैं, कोल को बर्न करने पर या फिर कोई भी ऐसा फ्यूल जिसमें सल्फर होता है, इन सब से सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन होता है। हर बार की तरह इस बार भी इंडिया ने टॉप किया है सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन में। 5 साल से पिछले हर साल ये इंडिया ही टॉप मोस्ट एमिटर रही है सल्फर डाइऑक्साइड की। जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड है वो कोयले की और पावर प्लांट्स के ऑयल को जलाने से ही आती है, सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। इसके अलावा फिर ट्रेन, बड़े बड़े जहाज़ जो होते हैं या फिर जो भी डीजल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जो फ्यूल यूज़ होता है उसमें सल्फर रहता है, उसके वजह से ये सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। वोल्केनिक इरप्शंस में भी सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है।
बहुत बार आप देखोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड को फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए भी फूड प्रिजर्वेटिव जैसा यूज किया जाता है। अगर इसको प्रेशराइज किया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये जो दो गैसेस हैं, ये अगर इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस के साथ जैसे कि वाटर इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2SO4। यहाँ पर की टेक अवे इस रिपोर्ट की बात करें, जैसा हमने बताया कि इंडिया इस बार भी अपने सबसे टॉप लेवल पर है। पिछले 5 साल से लगातार सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन में सबसे आगे है। इसके बाद रशिया और चाइना है। 2019 के बारे में अगर बात करें तो इंडिया ने 21% पूरे ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक, मतलब कि जितना भी ह्यूमन लोग सल्फर डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं उनका 21% हिस्सा इंडिया से एमिट हुआ है। लेकिन 2018 से कंपेयर करें तो 2019 का जो डेटा है उसके 6% में गिरावट देखने को मिली। मतलब कि जितना पहले 2018 में सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ होगा उससे 6% गिरावट देखने को मिली, बट स्टिल अभी भी सबसे टॉप पर है। जो शहर सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करते हैं उसमें से चेन्नई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। इसके अलावा जो भी एमिशन हॉटस्पॉट होते हैं उनमें से थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ पर कोयले जलाते हैं। हमने पढ़ाई कि कोयले जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, या फिर जो भी पावर प्लांट है उनके ऑयल जलने से होता है। इसके अलावा इंडिया में मेजर SO2 एमिशन हॉटस्पॉट में से मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली, तमिलनाडु के अंदर नेवेली और चेन्नई, ओडिशा के अंदर तलचर और झारसुगुड़ा, छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा, गुजरात के अंदर कच्छ, तेलंगाना के अंदर रामागुंडम और महाराष्ट्र के अंदर चंद्रापुर और कोराडी ऐसे जगह हैं जो कि फेमस SO2 एमिशन के हॉटस्पॉट हैं। बेसिक बात यही की जाती है कि हम लोग पावर प्लांट्स जितने भी यूज़ करते हैं वहाँ पर एक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का यूनिट होता है, FGD का यूनिट होता है। ये मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट में हम लोगों ने इंस्टॉल ही नहीं कर रखा है। अगर इसको इंस्टॉल कर देना तो SO2 एमिशन काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं, तो इसीलिए ये होना चाहिए हमारे लिए। अगला आर्टिकल हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के अंदर $741 मिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। NDB की बात करें तो ये एक प्रकार का मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको कि ब्रिक्स स्टेट ऑपरेट करते हैं। ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। हिस्ट्री की बात करें तो 2014 में ब्रिक्स का समिट हुआ था फोर्टालेजा में। वहाँ पर इन देशों के लीडर्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम आगे चल के एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण करेंगे जिससे कि हम लोग को कोई भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर में फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस बैंक से कुछ कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। 2015 में फॉर्मली ये एग्जिस्टेंस में आ गया, एक लीगल एंटिटी न्यू डेवलपमेंट बैंक बन गया। इसका पर्पस वही है कि हम लोग ग्रेटर फाइनेंशियल और डेवलपमेंट कोऑपरेशन जनरेट करेंगे ऐसे इमर्जिंग मार्केट में। हेडक्वार्टर इसका चाइना के अंदर शंघाई में है। 2018 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया, जो कि इसके अंदर अब एक फर्म बेसिस बनाता है कि भाई अब ये फ्रूटफुल कोऑपरेशन कर सकता है UN के साथ भी। यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम है ना, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। वोटिंग दी गई है कि भाई जो भी मेंबर स्टेट है सबके पास एक एक वोट ही होगा, किसी के पास वीटो पावर नहीं है। रोल्स एंड फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ब्रिक्स और दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज या डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करता है एज ए रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उनके ग्लोबल ग्रोथ में सहयोग करता है। अगला आर्टिकल हमारा स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2020 को रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं इनका एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जा रहा है। इसी के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लॉन्च की बात की है। स्वामित्व स्कीम की बात करें तो इस साल के अप्रैल, मतलब 2020 के अप्रैल में इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक पर्पज़ यही था कि देखो बहुत सारे गांव के ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन के कागजात नहीं होते हैं, वो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास, उनको पता भी नहीं है कि कागज़ भी रखते हैं क्या ऐसे ज़मीनों के। तो उनको उनका राइट देने के लिए, मान लो कि उनको कभी लोन लेने की बात दे रही है या फिर कोई भी ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात आएगी तो वो गिरवी क्या रख सकते हैं, घर का कागज़ तो है ही नहीं। इसीलिए उनको एक तरीके का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में प्रॉपर्टी कार्ड्स दिया जा रहा है, या फिर ऐसा भी किया जा रहा है कि हम एक मैसेज उनको सबको भेजेंगे। मैसेज में एक लिंक होगा जहां से ये अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
इस स्कीम को फेज्ड मैनर में पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि लगभग 6.62 लाख विलेजेस को कवर करने की बात की गई है। इसका लॉन्च जो होगा वो लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स को प्रॉपर्टी कार्ड देने में सक्षम बनाएगा। साथ ही साथ जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये भी बोलेगा कि भाई इनके प्रॉपर्टी कार्ड को फिजिकली आप लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो। इससे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, जो कि नोबेल पीस प्राइज देती है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के एक एजेंसी जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP है, उसको इस साल के 2020 के नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये UN की एक एजेंसी है जिसका मेन उद्देश्य पूरे विश्व से हंगर को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है। 1961 में इसका निर्माण किया गया था, जब एक बार फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस चल रहा था 1960 में, उसी टाइम पे बात किया गया और अगले साल 1961 में इसका निर्माण कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। बेसिकली ये दो रोम बेस्ड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से क्लोजली लिंक या फिर क्लोजली एसोसिएटेड है। एक तो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का, और दूसरा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी मेंबर है और उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक पार्ट है। 1963 में इंडिया भी WFP में वर्क कर रहा है। इसका जो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके अंदर 36 मेंबर स्टेट्स हैं और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन सब के मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनता है। जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड को हेड करता है और इसको UN सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलके इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है। जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो 5 साल के फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। खारदुंगला पास जो है वो ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट हिमालय माउंटेन के पास में है, गलत, लद्दाख रीजन में है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप जो है वो दिल्ली और नेबरिंग स्टेट में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट करने की बात करता है, सभी वेदर कंडीशन में 24/7 में नहीं। ये स्पेशलाइज्ड है, जब एयर क्वालिटी पुअर से वेरी पुअर तक जाती है ना, तब ये सब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को हम यूज़ करते हैं। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट वाले सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं और एसिड रेन एटमॉस्फेयर में लेके आते हैं, बिल्कुल ट्रू। HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड रेन कराते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और वोटिंग जो है वो कैपिटल शेयर के बेसिस पर है, नहीं, हर स्टेट्स को एक एक वोटिंग राइट दिया गया, मतलब एक एक वोट दे सकते हैं, इसीलिए इक्वालिटी है यहाँ पर। कैपिटल शेयर से मतलब नहीं है, ऐसे तो कैपिटल सबसे ज़्यादा चाइना का है लेकिन वोट उसके पास भी एक ही है, कोई वीटो पावर नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बट हमने ये पढ़ा था कि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में बना था, जब FAO का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में, उसी के बाद 1 साल बाद ये बन गया था। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाता है फॉल्स। ये OnlyIS के कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं video.onlyis.in पर आके। इन इनिशिएटिव्स के अंदर में कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू UPSC है, जिसका सेकेंड बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और थर्ड बैच भी हाल फिलहाल में जल्द ही लॉन्च होगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस के कुछ अलग से बैचेस हैं और टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसके अंदर आपको DPP प्रोग्राम, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। आप video.onlyis.in पे या फिर dpp.onlyis.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो बस इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।